और आज का जो प्रश्न है वो आपके डीसी मशीन से संबंधित है। और हमारा पहला प्रश्न आपके बीच है साथियों, किस तरह की डीसी मशीन मशीन पोल्स में अवशिष्ट चुंबकत्व चाहिए? अवशिष्ट चुंबकत्व आपका होता है रेसिडू संबंधित है। और हमारा पहला प्रश्न आपके बीच है साथियों, किस तरह की डीसी मशीन मशीन पोल्स में अवशिष्ट चुंबकत्व चाहिए? अवशिष्ट चुंबकत्व आपका होता है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। और आप जानते हैं ये रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कैसे पदार्थ में होता है? ऐसा चुंबकीय पदार्थ जिसका बीएच लूप क्या हो? ज्यादा चौड़ा हो। अब जो हमारा बी और एच कर्व है वह यहां क्या हो रहा है? ज्यादा चौड़ा। ज्यादा चौड़ा होने से मेरी यहां रिटेंटिविटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। और यहां पर मेरी कोरेसिविटी भी क्या होती है? बिल्कुल साथियों, ये दोनों ज्यादा होती है। और इस दोनों के ज्यादा होने के कारण, आप ये ध्यान रखिएगा, इस दोनों के ज्यादा होने के कारण क्या होता है? अवशिष्ट चुंबकत्व हमें प्राप्त होता है। और जो हमारा अवशिष्ट चुंबकत्व है वह अस्थाई मैग्नेट में ही पाया जाता है, अस्थाई चुंबक में ही पाया जाता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यह जो अस्थाई चुंबक होता है, इस अस्थाई चुंबक के बारे में आप समझ लीजिए, जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होगा। क्या होगा साहब? जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होगा। और अगर मैग्नेटाइज हो गया तो जल्दी डीमैग्नेटाइज भी नहीं होगा। यानी यह अपने अंदर एक्साइटेशन को नहीं देने के बावजूद भी चुंबकीय सामर्थ्य को मेंटेन लंबे समय तक रख सकती है। यह गुण क्या होता है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है। और यह पाया जाता है परमानेंट मैग्नेट में। इसीलिए हमारा उत्तर होगा परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। ऐसा जनरेटर जिसके चुंबकीय पोल किस पदार्थ से बने होंगे? परमानेंट मैग्नेट से बने होंगे, उसे हम लोग परमानेंट मैग्नेट जनरेटर कहते हैं। और इसी में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म साथियों हुआ करता है। चलिए आगे बढ़ें। और जो हमारा टेम्पररी मैग्नेट होता और अस्थाई चुंबक, तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। एसी मशीनों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होता। एक्साइटेशन समाप्त होगा, मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगी? उसकी समाप्त हो जाएगी साथियों, ये ध्यान रखिएगा। और उसका बीएच कर्व भी इतना चौड़ा नहीं होता है, वह पतला होता है। अगला है, एक डीसी मशीन में निम्नलिखित ब्रेकिंग एक्शन में किसके दौरान ऊर्जा की बचत होती है? यानी एनर्जी सेविंग जो है साथियों, आप सब जानते हैं कहां होती है? रीजेनरेटिव। क्योंकि इस ब्रेकिंग मेथड में हम टर्मिनल क्या करता है? टर्मिनल पर आपको सप्लाई रिटर्न होने लग जाती है, यानी आपका विद्युत ही हमें प्राप्त होने लगता है। इसीलिए हमारी पावर की बचत कहां होती है? रीजेनरेटिव में होती है। प्लगिंग क्या है? टर्मिनल का चेंज करना है। टर्मिनल का क्या होना साहब? बिल्कुल पलटना। टर्मिनल का पलटना, टर्मिनल का चेंज होना ही आपका क्या है? प्लगिंग है। तो हमारा रीजेनरेटिव ब्रेकिंग एनर्जी को क्या करता है? बचत कराता है, एनर्जी की बर्बादी कम करता है। ज्यादातर हम प्रयास इसी का इस्तेमाल करने का साथियों किया करते हैं। कह रहा है एक सुचालक 2 सेकंड में फ्लक्स के 2 वेबर को काटता है। 2 सेकंड में कितने को काट रहा है? तो हम डी फाई बराबर क्या लिखें? फाई 2 माइनस फाई 1। इसका मान यहां कितना दे दिया? 2 वेबर दे दिया। आपके पास साथियों एन, नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे दिया है? नंबर ऑफ टर्न्स एन दे दिया है 50। साथियों आपके पास टाइम दे दिया है, टाइम कितना दे दिया है? 2 सेकंड। अब आइए, आपसे कह रहा है कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ। आप सब जानते हैं फैराडे साहब ने कहा था E बराबर एन डी फाई बाय डी टी कहा था। हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं साथियों, इसीलिए यहां माइनस हम नहीं लिख रहे हैं। आप चिंता मत कीजिएगा। माइनस साइन जो आता है लेंज के नियम से आता है, जो ये बताने का प्रयास करता है काउजेज अपोज द रीजन, जिसके कारण उत्पत्ति हुई है उसी का विरोध कर रहा है। इसीलिए साथियों यहां एन के बदले में 50 लिख दिया, डी फाई के बदले में 2 लिख दिया और डी टी के बदले में 2 लिख दिया। ये दोनों कट गया, आपका कितना आ गया मान? 50 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर विद्यार्थी जी। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए? 5 किलोवाट डीसी मशीन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? साथियों आप सब जानते हैं
हम कभी भी आर्मेचर के रेजिस्टेंस को 1 से ज्यादा होने नहीं देते। जब भी होगा 1 ओम से क्या होगा, कम होगा। और बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने पूछा था मशीन के आर्मेचर के प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहिएगा केल्विन ब्रीज या केल्विन डबल ब्रीज, या क्या कहेंगे, केल्विन डबल ब्रीज। केल्विन डबल ब्रीज जो है वो केल्विन ब्रीज का ही क्या है, उन्नत रूप है, एडवांस वर्जन है। जो कमियां केल्विन में थी उसको हमने क्या किया, दूर कर लिया साथियों। और याद रखना केल्विन ब्रीज लो रेजिस्टेंस को मापने का काम करता है, लो रेजिस्टेंस को मापता है। और आप सब तो मेहनती छात्र हैं, हमारा लो रेजिस्टेंस का मान कितना होता है, 1 ओम तक, 1 ओम या उससे कम, समझ गए। तो हमारे आर्मेचर का प्रतिरोध जब भी होगा 1 ओम या उससे कम होगा। तो नेचुरली आप दिए गए ऑप्शन में देख लीजिए 1 ओम से कम कौन मान है, 0.15 है। तो हमारे आर्मेचर में जितना प्रतिरोध कम होता है, आर्मेचर की कॉपर लॉसेस उतनी क्या होती है, कम साथियों होती है। विद्वानों यहां से एक और छोटी बात आपको बता दें, अगर आपसे पूछ लिया जाए हाई रेजिस्टेंस तो इसका मान आपको मालूम है कितना साहब, कितना, 10⁵ ओम से अधिक, समझ गए, यानी 1 लाख ओम से क्या होगा, ज्यादा। इसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मेगर। फिर आपका मीडियम रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस 1 ओम से लेकर 10⁵ ओम तक, इसको मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रीज का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थी जी फोटो ले लीजिएगा, जो इच्छुक होंगे वो लिख करके तैयार हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न नौजवानों BSPHCL में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर थोड़ा सा विद्यार्थी जी एक जानकारी आपको दे दें। हमारे पास इस क्वेश्चन में डाटा जो दिया है, चलिए अगले पेज पर बनाते हैं, पेज छोटा है। हमारे पास पोल का कितना मान दे दिया है, 4। दूसरे नंबर पर कह रहा है कि कौन सी वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग है। जब लैप वाइंडिंग है तो A बराबर P होगा, यानी यहां से A बराबर भी आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। उसके बाद आपको कह रहा है 16 चालक प्रति स्लॉट है, और स्लॉट की संख्या कितना है जी, 50, और नंबर ऑफ कंडक्टर प्रति स्लॉट, नंबर ऑफ कंडक्टर प्रति स्लॉट्स कितना है, 16 है। तो हम कंडक्टर की संख्या क्या लिखते हैं, स्लॉट इंटू C लिखते हैं। तो स्लॉट है 50 और कंडक्टर प्रति स्लॉट है 16, सरकार कितना हो गया, 800 हो गया। आपका फ्लक्स फाई कितना दे दिया है, 30 मिली वेबर। तो विद्वानों इसको 30 गुना 10⁻³ वेबर लिखेंगे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। और आपको EG का मान कितना दे दिया है, 240 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है साहब स्पीड बताइए कितना है, इतना डाटा आपके पास मालूम है। अब हम फटाफट क्या जानते हैं, जनरेटेड वोल्टेज बराबर P⁵NZ/60A जानते हैं। कोना कोनी गुना करिए, N बराबर होगा EG गुना 60A, अब बटा क्या हो जाएगा साहब, P⁵Z हो जाएगा। सारे मान को पुट करिए, EG के बदले 240 गुना 60, A के बदले में 4, और नीचे साहब आइए पोल के बदले में 4, फ्लक्स के बदले में 30 गुना 10⁻³ और Z के बदले में 800। साहब जब इसको पूरा कट कुट कराइएगा तो कितना आएगा आपको, 600 RPM आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं था, सिर्फ हमको डाटा मालूम हो और फॉर्मूला मालूम हो, वैल्यू को पलट करके रख करके हम कैलकुलेट कर सकते। आगे बढ़े, अफवाहों पर मत जाइएगा और किसी सेटर को पैसा मत दीजिएगा, नहीं तो पछताना पड़ेगा विद्यार्थी। अगर बिजली मंत्री के आप में से कोई संतान हैं तब तो कोई बात नहीं,
अगर नहीं है तब ऐसा कोई गलती आप लोग मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताइएगा और बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक ही उपाय है, शांति से मेहनत करती रहिए, क्योंकि सब कुछ होने वाला नहीं है। सरकार थोड़ा तेजी कीजिएगा, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, कलम से इंक नहीं खून निकालिए, तब होगा, तब सफलता मिलती है। क्या जी विद्यार्थी? कलम से जब इंक निकलेगा सफलता नहीं मिलती, जब खून निकलता है तब सफलता मिलती है। चलिए, डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता कब होती है? हम सब जानते हैं इफिशियंसी के लिए आवश्यक है आउटपुट बाय इनपुट, लेकिन आपका लॉस क्या होना चाहिए? कम। लॉसेस जितनी कम होगी इफिशियंसी उतनी ज्यादा होगी। और डीसी मशीन के लिए कंडीशन है मेरा वेरिएबल लॉस किसके बराबर हो जाए? कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाए। तो कौन सा ऑप्शन होगा साहब? परिवर्ती हानि अस्थिर हानि के बराबर हो जाएगी, मेरी इफिशियंसी मैक्सिमम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, डीसी का ईएमएफ इक्वेशन का समीकरण होता है ईए या विद्यार्थियों या ईजी बराबर पी फाई एन जेड बाय 60A होता है। पी पोल है, फाई फ्लक्स है, एन स्पीड है, जेड कंडक्टर की संख्या है, ए आपका क्या है? पैरेलल पाथ की संख्या है। तो देख लीजिए कहां मिल रहा है, पी फाई एन जेड बाय 60A, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर विद्यार्थी। यही रिलेशन से तो आपको समझ में आता है मेरा ईजी समानुपाती स्पीड का है, मेरा ईजी समानुपाती फ्लक्स का है, क्योंकि जेड कांस्टेंट होगा, पी कांस्टेंट होगा, ए भी कांस्टेंट होगा। बदल किसके मान में चेंजिंग आ सकती है? स्पीड बदल सकता है और फ्लक्स बदल सकता है। इसीलिए मेरे स्पीड को बढ़ाने पर ईएमएफ बढ़ेगी, अब मेरे फ्लक्स को बढ़ाने पर भी क्या होगी साहब? निश्चित रूप से ईएमएफ बढ़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए साहब जी आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की ओर चलते। सरकार कह रहा है ट्रैक्शन काम के लिए किस मोटर का? आप सब जानते हैं ट्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए? स्पीड भी उच्च चाहिए। अब दूसरे नंबर पर मेरा टॉर्क क्या होना चाहिए? उच्च चाहिए। ऐसा मशीन जो जरूरत पड़ने पर स्पीड को काफी बढ़ा सके, जरूरत पड़ने पर घटा सके, यानी एडजस्टेबल स्पीड रहे, कभी तेजी चलेगा, कभी स्लो चलेगा, कभी कांस्टेंट भी चलेगा। तो हर तरह के स्पीड को सेटल करने का काम किसके अंदर अच्छे से होता है? डीसी सीरीज में होता है। और डीसी सीरीज का टॉर्क भी क्या होता है? काफी बेहतर होता है बाकी सभी मशीनों से। इसलिए डीसी सीरीज का हम क्या करते हैं? ट्रैक्शन पर्पस में साथियों इस्तेमाल करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। क्या विद्यार्थी? अच्छा ये तो हो गया ना, चलिए उस पर भी आते हैं। एक्चुअली कह रहा सीरीज मोटर में विद्यार्थी जी जरा ध्यान दीजिएगा, यहां मेरा बैक ईएमएफ, यहां पर मेरी कॉइल, और ये रहा हमारा साथियों लोड। यही ना आपका सीरीज मोटर। अब सीरीज मोटर में ये आपकी क्या है? आरएसई सीरीज फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ये मेरे आर्मेचर का प्रतिरोध है। अब हमने क्या किया है, यहां से हमने इसको सप्लाई दे दिया है भी, करंट यहां से आईएल आ रही है, यहां करंट आईएसई आ रही है, इधर करंट आईए आ रहा है। और आप सब जानते हैं सीरीज वाइंडिंग में हम मोटे तार का प्रयोग करते हैं। मोटे तार, हाँ मोटे तार के कम टर्न आरएसई क्या होता है? मिनिमम होता है। और आप देख रहे हैं मेरी सप्लाई के साथ ये कैसे जुड़ा है, सब कुछ श्रेणी में जुड़ा है और सीरीज में करंट के मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसीलिए आईएल बराबर आईएसई बराबर आईए, ये तीनों यहां पर होता है। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा फिट बैठ रहा है? ए फिट बैठ रहा है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं विद्वानों? चलिए आगे बढ़ें। डीसी जनरेटर की अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त है? तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब मिलेगी? जब वेरिएबल लॉस किसके बराबर? कांस्टेंट लॉस के बराबर हो जाएगा तब। ये तो अनर्थ हो लिख दिया है, दोनों एक ही चीज है ना, कोर लॉस का है। चलिए बड़ा अच्छा प्रश्न है साथियों हमारे पास। चलिए ये भी अगले पेज में हमको जाना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी स्पेस की जरूरत है साथियों। चलिए अब सरकार हम लोग यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको पोल का संख्या कितना दिया है नौजवान? 8 दिया है। आई का मान कितना दे दिया है? 200 एम्पियर। साहब आपके पास कंडक्टर की संख्या कितनी है? 1280। उसके बाद कहा है कम्यूटेटर, नौजवानों ध्यान रखिएगा,
कम्यूटेटर खंड कितना, ये आपका 160 है। हम लोग जानते हैं साहब नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बराबर होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो यानी यहां से विद्यार्थी हम लोग नंबर ऑफ स्लॉट्स क्या लिख देंगे, 160। कितना हो जाएगा साहब, 160। अब क्या कह रहा है, ब्रश आगे खिसक गया है, कितने से साहब, 4 खंड से क्या है, अग्रवर्ती है। क्या है साथियों, अग्रवर्ती है, आगे भाग रही है। अब 4 खंड से जब आगे भाग रही है तो थीटा बराबर क्या लिखिएगा, 4 बटा नंबर ऑफ स्लॉट्स 160 गुना 360। हल कीजिएगा तो सरकार कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है। कितना मिल रहा है हमको, 9 मिल रहा है। आपको कह रहा है एटीडी, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर टर्न। क्या हो गया साहब, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर टर्न। एटीडी का सूत्र होता है जेड आई इंटू थीटा बटा 360। क्या होता है, जेड आई इंटू थीटा बटा 360। आया है जी डी में 11। जेड का मान कितना है, 1280। आई कितना है, 200। थीटा कितना है, 9। अब बटा कर दीजिए 360, सिंप्लीफाई कर लीजिए साहब, कितना आ रहा है, 6400 आ रहा है। लेकिन आपको क्या कहा है, कैसी वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग है। और जब लैप वाइंडिंग है तो ए बराबर पी बराबर क्या हो जाएगा, 8 होगा कि नहीं साहब, पोल 8 है, ए बराबर पी बराबर 8 हो जाएगा। इसीलिए साथियों ध्यान रखिएगा, इसलिए हमारा एटीडी अब क्या होगा, 6400 बटा 8 यानी 800 साथियों हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट बराबर नंबर ऑफ स्लॉट्स। लेकिन लैप वाइंडिंग है तो ए बराबर पी बराबर 8 होगा। डी मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर टर्न, एटीडी, डी से डी मैग्नेटाइजिंग, ए से आर्मेचर, टी से टर्न। 2 तरह का आपका आर्मेचर लॉस होता है ना, एक डी मैग्नेटाइजिंग, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। एटीसी रहता तो होता क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर टर्न। चलिए सरकार, हो गया। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, दिष्ट धारा जनित्र में आर्मेचर प्रतिक्रिया। चलिए जरा समझते हैं साथियों। ये हमारी पोल है और इस पोल में हमने फील्ड वाइंडिंग लगाया है। यहां मेरा क्या है, आर्मेचर है। हम सब जानते हैं मेरी फील्ड वाइंडिंग में एक्साइटेशन देने के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी क्या होती है, वर्टिकली नीचे की तरफ आती है। लेकिन जब यह आर्मेचर में धारा का विकास होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है, जब आप सप्लाई दिए तो करंट डेवलप हुआ और उस करंट ने जब सर्कुलेट करना चालू किया फील्ड में तो वहां फ्लक्स उत्पन्न किया तो आपको अच्छा लग रहा है। जब यहां वोल्टेज की उत्पत्ति हुई और वो वोल्टेज से करंट का सर्कुलेशन होने लगा आर्मेचर में, और तब जो है वो आर्मेचर फ्लक्स उत्पन्न किया तो आपको तकलीफ हो रहा है। देख लीजिए, और उस आर्मेचर के में जब यहां फ्लक्स उत्पन्न होती है करंट के कारण, यदि आर्मेचर में करंट विकसित नहीं होती है तो फ्लक्स विकसित नहीं होगा। अगर मशीन नो लोड पर होगा तो आर्मेचर में करंट 0 होती है, वैसी परिस्थिति में आपके आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव उत्पन्न होगा ही नहीं। ये ध्यान रखिएगा। लोड जैसे लगाते हैं, लोड लगाने के बाद आर्मेचर में भी धारा का विकास होता है। जैसे आर्मेचर में धारा का विकास होता है, यह भी तो कॉइल है, और जब इसमें करंट जाएगी तो यहां भी तो फ्लक्स उत्पन्न होगा। और इसमें जब फ्लक्स उत्पन्न होगा साथियों, तो वो फ्लक्स या तो इस फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करता है, या तो इस फ्लक्स को क्या करता है, डिस्टॉर्ट करता है, डायरेक्ट नीचे आने से रोकता है, या इसको सीधा अपोज करता है, उल्टा डायरेक्शन में जाकर के डीमैग्नेटाइज करता है। रास्ता भटकाना जो है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव है, और सीधा विरोध करके घटा देना क्या है, निश्चित रूप से साथियों आपका क्या है, डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव है। लेकिन दोनों प्रभाव के होने से हमारी मेन पोल के फ्लक्स पर क्या होता है, विसंगति पैदा होती है। मेन पोल का फ्लक्स बहुत एप्रोप्रिएट तरीके से हमारे आर्मेचर से जुड़ नहीं पाता है, परिणाम होती है ईएमएफ कम होता है, हमारी एफिशिएंसी घट जाती है, लॉसेस बढ़ जाती हैं। यानी कुल मिलाकर के जड़ के पास जब आप पहुंचे तो आपका जड़ क्या है, आर्मेचर धारा।
और वही आर्मेचर धारा को आप घटाते हैं किसके माध्यम से? इंटरपोल को लगा करके। इंटरपोल का वाइंडिंग को सीरीज में जोड़ते हैं आर्मेचर के वाइंडिंग के साथ में, जो करंट को घटाता है और हमारी कंपनसेशन होती है साथियों, है ना। उसके साथ ही साथ आप किसका प्रयोग करते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं, तब जाकर के आर्मेचर रिएक्शन आपकी घट जाती है। तो मेरा रियल जो काउज है उसके कर्ता धर्ता सूत्रधार कौन है? आर्मेचर करंट है। दैट इज द करेक्ट आंसर साथियों। चलिए सरकार आगे बढ़ें। अगला प्रश्न, डीसी मशीन में ब्रश पर स्फुलिंगन यानी स्पार्किंग का सबसे संभावित कारण क्या है? आखिर क्या कारण है जो स्पार्किंग होने लगेगा ब्रश के पास? देखिए तो आपको फोटो नहीं दिख रहा है, इस फोटो में स्पार्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए। एकदम हो रहा है, लाल लाल प्रतीत हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है। स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग किस वजह से? जब घर्षण ज्यादा होगा, ब्रश बहुत ज्यादा खिंच जाएगी, ब्रश एमएनए के पोजीशन से अलाइन नहीं करेगी, स्वाभाविक सी बात है। यानी साहब कहां दे दिया है? बी नंबर में। इन्हीं सब गड़बड़ियों के कारण क्या होती है? ब्रश में स्पार्किंग होती है। स्पार्किंग को हिंदी में स्फुलिंगन कहते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ें। आइए सरकार अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विद्यार्थी जी, दिष्ट धारा जनित्र में दिक् परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है? कम्यूटेशन में मैंने आपसे बताया है, द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल ऑफ करंट इन एनी टाइप ऑफ डीसी मशीन इज कंसीडर्ड एज कम्यूटेशन। वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से हमारे डीसी मशीन में आपके कम्यूटेटर के करस्पॉन्डिंग धारा की दिशा को विपरीत किया जाता है, रिवर्स किया जाता है, पलटा जाता है, और फिर उसको हम क्या करते हैं? कार्बन ब्रश के माध्यम से कलेक्ट करने का काम साथियों करते हैं। यही आपकी है। यानी स्पष्ट है आपको क्या हो जाएगा? एमएनए को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा क्या होनी चाहिए? व्यतिक्रमित होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। हम सभी लोग कार्बन ब्रश को सदैव किसके सापेक्ष रखते हैं विद्वानों? एमएनए के सापेक्ष। कौन योद्धा बता सकता है एमएनए का पूरा नाम? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन फिक्स होता है? वो बदलता है साथियों। किसका पोजीशन फिक्स होता है? जीएनए का। जीएनए का पूरा नाम क्या है? ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। जीएनए आपका ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस है, उसके पोजीशन में बदलाव संभव नहीं है। एमएनए के पोजीशन में बदलाव होता है। हम ब्रश को सदैव आर्मेचर के पोजीशन के हिसाब से, एमएनए के हिसाब से सेट करते हैं, और एमएनए के हिसाब से मेरा कार्बन ब्रश जब शिफ्ट होता है तो नेचुरली हमारी आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ पाता, और हमारी कम्यूटेशन अगर पहले से प्लस आईसी है तो अब क्या हो जाएगी? माइनस आईसी हो जाएगी। प्लस आईसी कम्यूटेटिंग करंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, माइनस आईसी कम्यूटेटिंग करंट इन रिवर्स डायरेक्शन। यानी पहले दायां से बायां आ रहा था, अब कहां से कहां जाएगा? बायां से दायां जाएगा साथियों। कोई कंफ्यूजन तो नहीं साहब? चलिए सरकार कह रहा है डीसी शंट जनित का मुख्य दोष क्या है? इसका सबसे बड़ा फॉल्ट बताइए साहब। वोल्टेज कम होता है, भार टर्मिनल में वोल्टेज में क्या आती है? कमी आती है। ये सारी बात तो बहुत अच्छी है साहब, लेकिन आप सबसे एप्रोप्रिएट आंसर हमें बताइए। सबसे बड़ी बात है साहब, लोड जैसे दीजिएगा टर्मिनल वोल्टेज घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि साहब हमारे इस आर्मेचर के पैरेलल में क्या लगा होता है? आपका शंट फील्ड लगा होता है। और विद्वानों आप जानते हैं आरएसएच का मान क्या होता है? उच्च होता है। और पैरेलल शंट वाइंडिंग में हम पतले तार क्या करते हैं? पतले तार के अधिक टर्न को लपेटने का काम करते हैं। क्या करते हैं? पतले तार के अधिक टर्न, और पतला तार का अधिक टर्न से प्रतिरोध हमारा स्वाभाविक है बढ़ जाता है, और लोड बढ़ेगा तो लोड को सेटल करने के लिए करंट एक्सीड करेगी। करंट एक्सीड करेगी तो नेचुरली मेरा ड्रॉप क्या होगा? बढ़ जाएगा, और वोल्टेज के मान में कमी साथियों आती जाएगी। आप याद रखिएगा, दुनिया का हर डिवाइस ओम के नियम का पालन नहीं करता है, इसीलिए हमेशा ये सोचना कि वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, अब वोल्टेज घटेगी तो करंट घटेगा, उचित नहीं है। आपका जीता जागता एग्जाम्पल स्टैटिक एसी मशीन जिसको ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, उसमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। ये सदैव ध्यान रखिएगा। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सरकार चलिए, यदि जेड जो है आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या है,
अब P क्या है? पोल की संख्या है। तो समानांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप सब जानते हैं क्या होगी? कंडक्टर की संख्या बटा पोल की संख्या। Z/P क्या होता है? समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या। आखिर बंटवारा भी होगा तो जितना पोल है उसी के हिसाब से ना होगा साहब, है कि नहीं है? अब किसी को 2 संतान है तो 2 ही भाग में संपत्ति बांटेगा कि 6 भाग में बांट देगा? बहुत होगा तो 3 भाग में बांटेगा। भाई 1 भाग माता पिता के लिए है, जब तक जीवित रहेंगे, जो बेटा सेवा करेगा उसके हिस्से में जाएगा। तो उस जमीन के लोभ से, संपत्ति के लोभ से सेवा भी कर देगा बच्चा सब। लेंज लॉ नहीं लगाइएगा आप लोग जीवन में जी, जीवन में नहीं लगाना, यहां परीक्षा में जरूर लगाना, कंसेप्ट में लगाना, ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर व्हिच वन? ऑप्शन नंबर डी। सरकार अगले प्रश्न की तरफ प्रस्थान करते हैं। कह रहा एक मशीन के कोर के लिए पटलित निर्माण क्यों करते हैं? ये मेरा आर्मेचर का कोर है, पत्थर के रूप में देख लीजिए, ये हमारा सिलिकॉन स्टील का सीट, ठीक है? और ये जो सीट हमने लिया है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और सबके बीच में पतला लेमिनेशन, और तब इसको तैयार किया है। अब फिर जाकर के इसमें वाइंडिंग हम लोग लपेटने का काम साथियों करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो यानी ये व्यवस्था जो करते हैं तो हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिएगा, भंवर धारा हानि से बचने के लिए। लेमिनेशन जितना पतला होगा, भंवर धारा हानि उतना कम होगा, क्योंकि आपकी जो एडी करंट लॉसेस है साहब, हम उसको P से सूचित करते हैं, और P आपका प्रोपोर्शनल होता है T² के, और T आपका क्या है? थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। क्या है साहब? थिकनेस ऑफ लेमिनेशन है। चलिए साहब आगे बढ़ें, आइए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पोल लैप कुंडलित दिष्ट धारा जनित्र में 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली है, जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 0.004 ओम है। आपसे पूछ रहा है साहब आर्मेचर प्रतिरोध का मान बताइए। कैसे करेंगे सरकार? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले दे दिया है 1 टर्न का प्रतिरोध। क्या दे दिया है? 1 टर्न का प्रतिरोध। कितना है साहब? 0.004 ओम है। अब देख लीजिए आपको टोटल समांतर पथ कितना हो जाएगा, ठीक है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कैसे निकालिएगा सरकार? 220 बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कितना होता है? 55। कितना हो गया? 55। अब 55 आपको पैरेलल पाथ हो गए, तब हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें तो कितना हो जाएगा? अब आइए साहब, प्रति समांतर पथ प्रतिरोध, प्रति समांतर पथ प्रतिरोध है, तो प्रति समांतर पथ प्रतिरोध क्या होगा? 55 गुना 0.004। इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 0.220 ओम। अब सरकार आपसे पूछ रहा है कुल आर्मेचर प्रतिरोध, यही ना पूछ रहा है, कुल आर्मेचर प्रतिरोध। तो साहब क्या करेंगे? टोटल पैरेलल पाथ में जितना था उतना आप बटा क्या कर देंगे? पोल की संख्या। तो हम यहां लिख देते हैं प्रति समांतर पथ प्रतिरोध, अब बटा आपका क्या कर दीजिए? पोल की, क्या कर दीजिए? बटा पोल की संख्या। तो सरकार आपका क्या हो जाएगा? 0.220 अब बटा 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिएगा, कितना आ रहा है? 0.055 ओम आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े साहब जी। विद्यार्थी जी टेस्ट देने भी आते हैं तो उत्तर पुस्तिका कॉपी ले करके आइए, उसमें पन्ना भी कुछ खाली रखने दीजिए, फायदा पहुंचेगा। कुछ घस लीजिए, कुछ कलम चला लीजिए, ठीक है? नहीं तो आया राम गया राम कीजिएगा तो कितना फायदा होगा वो भविष्य तय करेगा। क्या साहब? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ स्पीड बढ़ाइए, कलम में धार दीजिए थोड़ा। चलिए आगे बढ़ें। दिष्ट धारा मशीन के दिक् परिवर्तक खंड किस चीज से बने होते हैं? देख लीजिए, ये किससे बना है? हार्ड ड्रॉन कॉपर से बना है, और इसके बीच में कौन सा इंसुलेशन? माइका का इंसुलेशन। ये निकला हुआ भाग, उठा हुआ भाग जो है राइजर है, इसी में किसको फंसाते हैं? आर्मेचर की वाइंडिंग को फंसाने का काम करते हैं। तो राइट आंसर है कठोर कर्षित तांबा से बना हुआ होता है।
और अंतिम प्रश्न है साथियों, डिस्ट धारा सीरीज मशीन में, डीसी सीरीज मशीन में फील्ड वाइंडिंग जो होती है, क्या होता है? मोटे तार का कम टर्न। क्या साहब? मोटे तार और कम टर्न से बनी होती हैं। इसका प्रतिरोध क्या होता है साथियों? कम होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोटे तार के कम फेरे। तो मोटे तार के कुछ फेरे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।